इनकम टैक्स के विद्यार्थियों, अपन इस सत्र के शुरुआत में ऑनलाइन मोड पर थे और उसके बाद में पिछले काफ़ी समय से ऑफलाइन मोड में रहे। फिजिकल क्लासेज होती रही, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार एक बार फिर अपन को ऑनलाइन मोड पर आना पड़ रहा है, वर्चुअल क्लास में आना पड़ रहा है। तो अब से आप जब तक कोई अन्य आदेश नहीं हो जाए तब तक हमारे द्वारा अपलोड किए गए ये ऑनलाइन व्याख्यान ई कंटेंट का ध्यान से अध्ययन करेंगे और हमारी ऐसी कोशिश होगी कि ये एक तरह से फिजिकल जो क्लासेज होती रही हैं आपकी, उनके लगभग ही आपको लगे। लेकिन उसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसको टाइमली देखना है आपको, इससे मिस नहीं होना है और बुक के पूरी तरह से संपर्क में रहना है। ये जो वीडियोज़ हैं इनमें आप लोगों को फ़ायदा भी है, और एक फ़ायदा ये है कि इसको चाहो तो आप 2 बार सुन लो, चाहो तो 3 बार सुन लो, जबकि क्लास के संबंध में ऐसा नहीं होता है। तो हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, प्लस माइनस होता है। आप लोग कोशिश करके उससे अधिकतम लाभ लें। ये जो चैप्टर चल रहे हैं वो बराबर के बीकॉम और एमकॉम दोनों के लिए उपयोगी हैं और दोनों के ही सिलेबस के अनुसार हैं। तो एमकॉम के विद्यार्थी भी इसे अवश्य देखते रहें, क्योंकि एमकॉम में टैक्सेशन एंड प्लानिंग है। वहाँ उस पेपर के 2 भाग हैं, टैक्सेशन, और टैक्सेशन का मतलब इनकम टैक्स, और पहले इनकम टैक्स आ गई फिर प्लानिंग है। तो पहले आपको इनकम टैक्स आए और इनकम टैक्स के बाद में आप प्लानिंग करें कि कर आपको सरकार के नियमों का पालन करते हुए कैसे कम से कम कर चुकाना पड़े। तो इसलिए ये दोनों क्लासों के लिए उपयोगी है। अतः मैं इसको दोनों क्लासों के लिए रिकमेंड करता हूँ, जो आपके दोनों के व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रेषित कर दिया जाएगा। अपना चैप्टर चल रहा था अभी तक, जब से कल ये निर्णय हुआ कि ऑनलाइन क्लासें होंगी, उससे पहले ऑफलाइन में अपना चल रहा था इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। आय के आप लोगों को पता है, देयर आर 5 हेड्स ऑफ इनकम। आय के 5 शीर्षक होते हैं। 5 शीर्षकों में 5 हेड्स में कोई भी आय कहीं न कहीं अवश्य आएगी, अगर वो टैक्स फ्री नहीं है तो अपन अंतिम आय के शीर्षक में चल रहे हैं, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का थ्योरेटिकल पोर्शन आपने किया, कुछ बड़े प्रश्न भी देखे, कुछ उदाहरण भी अपन ने किए हैं। उसके बाद में आज अपन कुछ छोटे प्रश्नों पर आते हैं, और मैंने बेस बना रखा है पटेल चौधरी वाली बुक को, जो चौधरी प्रकाशन जयपुर से है। इस चैप्टर में लास्ट में मैंने आप लोगों को ये कह रखा है कि हर चैप्टर के लास्ट में आपको सारांश दे रखा है, चैप्टर का समरी दे रखी है, यानी उस चैप्टर का सार क्या है वो सब लास्ट में 1 या 2 पन्ने में दे रखा है। तो इसलिए आप लोग पहले चैप्टर को पढ़ें, उसकी थ्योरी पढ़ें, उदाहरण कर लें, फिर उसके बाद में अवश्य उसके सारांश को रिवाइज करें। तो सारांश से बहुत कुछ बातें आपको कम मेहनत में मिल जाती हैं। तो इसलिए उस समरी को आप अच्छे से याद कर लें, समरी को नहीं छोड़ें। फिर उसके बाद में समरी के बाद में आते हैं प्रश्न, क्वेश्चंस, और क्वेश्चनों में भी सबसे पहले दिए हुए हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के आपके एग्ज़ाम में आते हैं। तो इस तरह से आज अपन उनको देखेंगे, पटेल चौधरी वाली बुक, और जहाँ से ये शुरुआत होता है प्रश्नों का सिलसिला, उसके दूसरे पेज से शुरुआत करते हैं अपन, जो पेज है 598 से 598।
परीक्षाओं के प्रश्न दिए हुए हैं। उसमें सबसे पहला प्रश्न इन्होंने दिया हुआ है, पारिवारिक पेंशन की राशि में से कितनी छूट दी जाती है। ये परीक्षाओं में पूछा गया है। पारिवारिक पेंशन की राशि, फैमिली पेंशन में से कितनी छूट मिलती है। ये सारा का सारा मामला वैसे डिपेंड करता है आपकी थ्योरी के ऊपर, आपको थ्योरी कितनी याद है। तो किसी कर्मचारी के देहावसान के बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में उसके परिवार को जो पेंशन मिलती है वो फैमिली पेंशन कहलाती है। और फैमिली पेंशन उसकी परिवार के लिए जिसको वो मिल रही है उसको इनकम फ्रॉम वो अदर सोर्सेज है और वो उसकी आय में शामिल होती है। लेकिन छूट देने के संबंध में एक कहा हुआ है कि प्राप्त राशि पेंशन की राशि का 33.1/3% और 15,000 रुपये दोनों में जो कम हो उसकी छूट मिलती है। यानी अधिकतम 15,000 रुपये की छूट मिल सकती है। किस में? पूरी साल के दौरान जो पेंशन मिली, तो आप लोग करेंगे ये कि पेंशन रिसीव्ड और उसमें से अधिकतम राशि घट सकती है 15,000, कम भी घट सकती है लेकिन 15,000 से ज़्यादा नहीं घटेगी। नियम ये हुआ कि प्राप्त पेंशन का 33.1/3% पेंशन का या 15,000 रुपये, दोनों में से जो कम हो उसकी छूट अब देते हैं। फिर उसके बाद में एक परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है, लॉटरी से प्राप्त इनाम की आय को किस प्रकार सकल बनाया जाता है। लॉटरी से अगर इनकम होती है तो उसको ग्रोस कैसे बनाएंगे। आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि इनकम सारी की सारी जो होती हैं आय में शामिल, अपन जिस राशियों को करते हैं वो सब ग्रोस होनी चाहिए, या तो पहले से ही ग्रोस है, और अगर ग्रोस नहीं है तो आप उसको ग्रोस बनाएंगे। अब बात ये रही कि लॉटरी से आय मिली तो उसको ग्रोस कैसे बनाए। इन्होंने शब्द जो काम में लिया है वो है लॉटरी से प्राप्त इनाम, और लॉटरी से जो इनाम मिला है उसके लिए ये साफ रूप से कहा है कि उसके ऊपर TDS कटेगा। अगर वो राशि 10,000 रुपये से अधिक है तो उसके ऊपर टैक्स से कटेगा, और टैक्स कटेगा तो कितना कटेगा ये भी आपको दे रखा है। उसके ऊपर 30% टैक्स कटता है। जो भी लॉटरी का भुगतान करता है वो भुगतान करने से पहले उस राशि का 30% टैक्स से काट लेगा, बाकी राशि भुगतान कर देगा। अब उसके बाद में लॉटरी प्राप्तकर्ता के लिए उसको अपनी आय में ग्रोस इनकम दिखानी पड़ेगी। उसको तो लॉटरी से राशि प्राप्त हुई है तो इसलिए ग्रोस दिखानी पड़ेगी। ग्रोस के लिए 30% टैक्स उन्होंने काट लिया। अपन जानते हैं कि उसको राशि मिली है वो 70 रुपये मिली है, तो आप इसको जो राशि उसको प्राप्त हुई है उसको 100/70 से प्राप्त राशि को गुणा करेंगे तो इस तरह से ग्रोस आ जाएगी। तो ये आप ध्यान रखें और नियमों को याद रखें। बिना नियमों के आपकी बात नहीं बनेगी। नियम पढ़ लें और उनको याद कर लें। अब उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न दिया जो परीक्षा में आया हुआ है, राजस्थान स्टेट लॉटरी का प्रथम पुरस्कार 5 अक्टूबर 2019 को 8,40,000 रुपये प्राप्त हुआ। कर योग्य राशि बताइए। आपको इसकी कर योग्य राशि बतानी है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ लेना है आपको। इन्होंने ये कहा कि राजस्थान स्टेट लॉटरी का प्रथम पुरस्कार 5 अक्टूबर 2019 को 8,40,000 रुपये प्राप्त हुआ। इस सेंटेंस में दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो लॉटरी के इनाम की राशि कितनी थी वो नहीं दिया है, इसमें तो ये दिया हुआ है कि उसको इनाम से 8,40,000 रुपये प्राप्त हुए। जब लॉटरी के संबंध में दिया जाता है कि इतनी राशि उसको प्राप्त हुई और वो राशि 10,000 से अधिक है तो ये पक्की बात है कि उसके ऊपर 30% टैक्स कटेगा। यानी जो राशि मिली है उसको वो 70% ही है।
आपको उसको 100% बनानी पड़ेगी। एक बात तो ये, और 100% बनाने का तरीका होगा 100/70 इंटू अमाउंट रिसीव्ड, जो राशि मिली है उसको गुणा कर देंगे 100/70 से। एक पहली बात। दूसरी बात है, ये पुरस्कार उसको 5 अक्टूबर 2019 को मिला है। 5 अक्टूबर 2019 उन्होंने क्यों लिखा, इसको भी आप लोगों को ध्यान से देख लेना चाहिए कि ये गत वर्ष में मिला है। लॉटरी या आय या इनाम, कोई भी आय गत वर्ष में होनी चाहिए, और अगर गत वर्ष की आय है तो कर निर्धारण वर्ष में उसके ऊपर कर लगता है। अपना गत वर्ष है 2019-20, 2019-20। तो ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि गत वर्ष में आय हुई हो, फिर देखेंगे अपन कि आय कितनी हुई। तो ये गत वर्ष की आय है, इसलिए कर निर्धारण वर्ष में टैक्सेबल है 2021 में। 100/70 को 8,40,000 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये राशि आई 12 लाख। 12 लाख रुपए की लॉटरी के इनाम की ग्रोस राशि आई है, जो उसकी आय में शामिल होगी। जो टैक्स कटा है वो उसका हिसाब वर्ष के अंत में या कर निर्धारण जब भी होगा तब होगा कि उसके ऊपर टैक्स बनता इतना है और इतना पहले ही चुका दिया गया है। तो इसके संबंध में आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से आगे अब दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 12 में, श्री अभिषेक को 4,000 रुपये प्रतिमाह पारिवारिक पेंशन प्राप्त हुई है। 4,000 रुपये पर मंथ फैमिली पेंशन। कर निर्धारण वर्ष 2021 में सकल कुल आय में शामिल की जाने वाली राशि ज्ञात कीजिए। सकल कुल आय, ग्रॉस टोटल इनकम में शामिल की जाने वाली राशि बतानी है आपको। तो 4,000 रुपये पर मंथ मिलते हैं। 12 महीने के राशि निकालने के लिए 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4,000 को, तो ये राशि आई 48,000। 48,000 के बाद में आपको छूट देनी है। पारिवारिक पेंशन में छूट देते हैं अपन नियमों के अनुसार, और वो छूट है 33.1/3% और 15,000, दोनों में से जो कम है उसकी छूट मिल जाएगी। तो यहाँ राशि आएगी 15,000, क्योंकि वो राशि 33.1/3% प्राप्त राशि से कम है। तो दोनों में जो कम है उसकी छूट देते हैं। तो आपने 48,000 माइनस 15,000 करना है, उसके बाद में राशि आती है 33,000। ये 33,000 है वो सकल कुल आय में शामिल हो जाएगी। ये बात हुई फैमिली पेंशन के संबंध में। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है क्वेश्चन नंबर 14, जो भी 2-3 बार परीक्षाओं में आया हुआ है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया, कोटा यूनिवर्सिटी में आया, और MDSU महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी में आया। अपन देखते हैं उस प्रश्न को। गौरव ने एक मकान 11,000 रुपये प्रतिमाह किराए पर लिया। उसने किराए पर लिया था पर मंथ 11,000, और उसे एक कंपनी को किराए पर दे दिया। उसने किसी दूसरे को किराए पर दे दिया। गत वर्ष में जनवरी 20 में उन्होंने उद्गम स्थान पर कटौती के बाद में 1,71,000 रुपये का किराया प्राप्त हुआ। उसे उद्गम स्थान पर कटौती करने के बाद में 1,71,000 रुपये का किराया प्राप्त होता है। उसकी उप किराए से आय ज्ञात कीजिए। उप किराए से, उसने किराए पर लिया, किराए पर दे दिया, और इस दौरान उसने कमाई करी है, तो उसकी जो उप किराए की आय है वो अपने को ज्ञात करनी है। तो आपको ध्यान रखना है कि उसको पहली बात तो ये है कि राशि मिली है 1,71,000, जो TDS के बाद की राशि है। इसको ग्रोस करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसके ऊपर TDS कितना कटा। तो किराए की जो आय होती है उसके ऊपर TDS कटता है। पीछे थ्योरी में दे रखा है, आप देख लें उसको। 10% टैक्स कटता है।
तो 1,71,000 रुपये उसको मिले हैं 10% टैक्स काटने के बाद में। तो इसका ग्रोस करेंगे अपन 100/90 से। 10% टैक्स कट गया, इसका मतलब 90 मिले। तो इसको ग्रोस बनाने का तरीका हुआ 100/90 इंटू 1,71,000। इस तरह से ये राशि बन गई 1,90,000। उसको आय हुई है 1,90,000। चूँकि ये मकान उसने किराए पर लिया हुआ था तो उसको किराया चुकाना भी पड़ा है। उसने जो चुकाया है वो घटा देंगे, बाकी बची हुई आय उसकी उप किराए से आय हो जाएगी। तो उसको मिले 1,90,000 और उसने किराए की राशि चुकाई है 11,000 रुपये प्रति मंथ के हिसाब से। तो इसमें से करेंगे लेस 11,000 इंटू 12। 11,000 को 12 से गुणा कर दिया आपने तो ये राशि आती है 1,32,000। 1,32,000 रुपये उसने खुद ने चुकाए हैं, जो 1,90,000 में से घटा दीजिए तो कुल राशि बचती है 58,000। 58,000 रुपये उसके जेब में आ रहे हैं, वो उप किराए की आय है। इनकम फ्रॉम सब लेटिंग 58,000। और उसके बाद में आगे के जो प्रश्न दे रखे हैं, छोटे प्रश्न, मैं अपेक्षा करूंगा कि आप लोग इनको आज देख लें, छोटे क्वेश्चनों को देख लें सबको। वेरी शॉर्ट टाइप के बाद में फिर शॉर्ट टाइप दे रखे हैं, तो फिर उसके बाद में आप लोग इसको शॉर्ट टाइप को भी आज ही देख लें, क्योंकि इस चैप्टर को अपने को शुरू किए हुए काफ़ी दिन हो गए। अब इसको मैं जल्दी ही 1-2 दिन में पूरा करा दूंगा। तो इतना काम आप लोग कर लें और उसके बाद में नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में अपन मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।